के मुझे लगना चाहिए कि वही नामदेव है जिसे मैं छोड़ के गया था। वही नामदेव मुझे दिखना चाहिए पीछे तक कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया, शेर वापस पलट के आया है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अपने जो कैंडिडेट है इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसे इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूक गए तो जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। संविधान बदलना चाहते हैं वो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे हटाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, वहां भी सवाल पूछता रहता हूं जो मेरे सामने पड़ते हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं पूरे मुल्क में कि कहां सोया है चौकीदार। इधर जो लोग इन सबकी शिरकत हो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच्चे मिसरे हैं ना? अगर सच्चे मिसरे हैं तो पहुंचाओ इन्हें दिल्ली तक। तो फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना उसमें एक नाम आएगा, वो नाम अगर दिल को मजा दे तो फिर उसी तरह से सुन के बताइएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोदी जी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता को झूठे वादे करेंगे। मैं एक बार भाजपा का एक नेता एक एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, एक भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास आया, बोला साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो 500 की नोट उसने जेब से निकाला और कहा तुम्हारे पास फुटकर हो तो मुझे 400 वापस कर दो, ये रख लो। तो भिखारी ने कहा हाँ मेरे पास चेंज है, ले लीजिए। जैसे उसने 400 निकाले तो उसने भिखारी से कहा कि अच्छा तुम्हारे पास तो 400 में, जाओ इसी से खा लेना। उसको वापस पलट के रख लिया। ये काम करते हैं भाजपा के नेता, देना कुछ नहीं है। अगर मौका मिले तो आपकी जेब में जो रखा है उसे भी वापस लूट लें। पिछले 10 साल में इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई आपको याद है? नरेंद्र मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ करके माला पहनाई गई। यह है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है। सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के
लहराने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और ये कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है, तो हर साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब है। यहां नई नस्लें खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पे लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। मैंने कहा ना, आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मेरे अपनों, उस शेप के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मुझ में जो भी ताकत है, मुझ में जो भी हुनर है, और जिसकी बदौलत आपने अपने मुसल्लों पे बैठ करके कभी किसी लम्हे में मेरे लिए शायद एक लम्हा दुआ की होगी, उसका सदका है कि जहां पहुंच करके लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, मैंने वहां से अपनी सियासत की शुरुआत की है। लोगों का आखिरी सपना होता है कि राज्यसभा में पहुंच जाए। ये मेरे सपने की शुरुआत थी कि मैं सीधे राज्यसभा में पहुंचा हूं। ये सिर्फ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में जो माहौल बनाया गया है, बहुत समझदारी से आपको काम लेना। आपसे इतना कहता हूं कि आप बहुत समझदार लोग हैं। उसने कहा कि इस चुनाव में भाजपा 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझो। मैं यहां आपके बीच में खड़ा होकर के बहुत संजीदगी के साथ एक बात कहता हूं नांदेड़ वालों, बहुत संजीदगी के साथ। जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी तो मैं इन्हीं रास्तों पे आया था। मैं चला था राहुल गांधी के सामने 4000 किलोमीटर। वो शख्स अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला है। तो आज मैं नांदेड़ वालों आपके बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? बताओ मुझे, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, इस बात पे हमारा ईमान है। तो मैं नांदेड़ वालों आपसे कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। मजदूरी मांगने आया हूं मैं आपसे। 4000 किलोमीटर अपने पैर के छाले, अपने पसीने की परवाह किए बगैर वो शख्स चलता रहा। मैं साथ चला हूं कंधे से कंधा मिलाकर। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, याद है? राहुल गांधी तो राजकुमार है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जिसे शहजादा कहते थे, वो एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को हम पलकों पर बिठाएंगे। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर। वो फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है,
मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में पूरी दुनिया घूमता है। क्या फकीर ऐसे होते हैं? नहीं, फकीर ऐसे नहीं होते। शहजादे अगर राहुल गांधी जैसे हैं तो ऐसे शहजादे हमें कबूल हैं। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा। नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो खासदार हो गया तो अब शेर वेर ही नहीं सुनाता। वो भी सुनाऊंगा, हाँ सारा कुछ सुनाऊंगा। मैं अभी तक तो सोच रहा था ना कि आप सारे लोग जम जाए, उसके बाद फिर आपसे संजीदा गुफ्तगू। अभी तो माहौल बनाने के लिए आपसे बातचीत कर रहा है। आपके खिलाफ भी तो नफरत फैलाई गई है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं तो आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि वसुंधरा जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, आपका वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा बल्कि प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि यहां से जो आवाज उठेगी, यहां से जो माहौल बनेगा, वो देश की दशा और दिशा तय करेगा। नांदेड़ वालों, प्रधानमंत्री जी पूरे मुल्क में घूम करके बता रहे हैं कि हमारी तो इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। वो भाजपा का एक मंत्री एक गांव में पहुंचा, गांव में पहुंच के उसने गांव वालों से कहा कि इधर आओ, हम तुम्हारी दुश्वारियां, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी समस्या खत्म करना चाहते हैं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठा हो गए। मंत्री ने कहा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ। बोले पहली समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और फोन पे लगे हड़काने, डांटने लगे कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कल तक यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ होना चाहिए। कह के फोन रख दिया। फिर गांव वाले से बोले देखो हमने तुम्हारी पहली मुश्किल खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि साहब यहाँ पे मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, ये हमारी दूसरी समस्या। ये है भाजपा के नेताओं की सच्चाई। ये भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी जो नंबर बता रहे हैं वो 15 लाख के जुमले की तरह झूठा है। किसी झांसे में मत आइएगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होके आ रहा हूँ। प्रचार में मैं उत्तराखंड था, मैं चंद्रपुर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहाँ पर हूँ।